मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के सजीव कार्यक्रम आपकी बातें में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम आप तक छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ आधे घंटे बने रहिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। और ये बता दें कि इस कार्यक्रम में हमने विशेष तौर से जिनको आमंत्रित किया है वह हैं प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा श्री चंद्रशेखर गंगराड़े जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि कोरोना के जो एहतियाती उपाय हैं हम उनका अक्षरश पालन कर रहे हैं। देखिए, हमने मास्क भी लगाया हुआ है, 2 गज की दूरी जो ज़रूरी है हम उसका भी पालन कर रहे हैं, और साथ ही समय समय पर अपने हाथों को साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ़ करने की प्रक्रिया भी अपना रहे हैं, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आप तक सारी बातें स्पष्ट रूप से पहुंच सके, इसलिए इस समय हम इस मास्क को निकाल दे रहे हैं। धन्यवाद। तो गंगराड़े साहब जी, अब चूँकि हम दर्शकों से सीधे रूबरू हो रहे हैं और अपने दर्शकों के लिए सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में कुछ जानकारियाँ आप दर्शकों को दें सामान्य से। छत्तीसगढ़ विधानसभा, छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, उसके पश्चात ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी गठन हुआ है। और विधानसभा के गठन के संबंध में ये प्रक्रिया है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, तो जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और विधानसभा में जनता की बात को उठाते हैं जी। इसीलिए केंद्र में लोकसभा का और राज्यसभा का गठन किया गया है और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषदों का गठन किया गया है। जी दर्शकों, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी गंगराड़े साहब ने दी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये एक सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप सीधे गंगराड़े साहब से बात भी कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इसके लिए हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो आप ध्यान दे दें, 1800-233-9418। इस नंबर पर आप हमसे बात करिए और विषय को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जन सामान्य की नज़र में, इस पर हम बात कर रहे हैं। आप जो भी प्रश्न करें, इससे संबंधित ही प्रश्न करें। इससे बाहर अगर आप प्रश्न करते हैं तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे, उस प्रश्न को हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाएंगे। तो गंगराड़े साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही है वो किस तरह से निर्धारित होती है? विधानसभा के सामान्य तौर पर संविधान में प्रावधान है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। लेकिन सामान्य परंपरा ये है कि सामान्य तौर पर लोकसभा के भी और विधानसभाओं के भी सब वर्ष में 3 सत्र होते हैं, जिन्हें हम प्रमुख रूप से उनको ये कह सकते हैं कि जो मुख्य सत्र होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में, उसको बजट सत्र कहा जाता है जी। और जो दूसरा सत्र होता है वो जुलाई अगस्त में होता है, उसको हम मानसून सत्र कहते हैं, जो अभी आने वाला 26 जुलाई से। और इसका एक तीसरा सत्र ये होता है जो नवंबर दिसंबर में सामान्य तौर पर होता है, उसको हम शीतकालीन सत्र कहते हैं। शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो अभी जो सत्र 26 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है ये 30 जुलाई तक चलेगा। अच्छा। और इसमें 5 बैठकें होंगी। उन 5 बैठकों में जो विधानसभा के समक्ष कार्य चर्चा में आएगा उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। सर, ये सत्र की अवधि और इसमें बैठकों का निर्धारण ये किस आधार पर किया जाता है? सत्र की अवधि के संबंध में, सत्र कब बुलाना है, कितनी अवधि के लिए बुलाना है, इसके संबंध में निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी और की ओर से होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है कि जब विधानसभा का सत्र आहूत किया जाना होता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी उसमें परामर्श लिया जाता है। अच्छा। तो जब सत्र आहूत किया जाना होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को भेजते हैं, जो भी तिथि निर्धारित करते हैं और जिस तारीख से बुलाना होता है
उस तारीख से और कितनी बैठकें होगी। कितनी बैठकें होगी इसका निर्धारण सामान्य तौर पर इस आधार पर किया जाता है कि उस सत्र में संभावित शासकीय कार्य कितना है जी। क्योंकि जो सत्र आहूत किया जाता है वो शासकीय कार्यों के निष्पादन के लिए ही किया जाता है और इसमें अशासकीय कार्यों के लिए भी समय और दिन नियत रहते हैं। तो जो कब बुलाया जाना है और कितने दिन के लिए बुलाया जाना है इसका निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाता है और जब वो प्रस्ताव माननीय विधानसभा अध्यक्ष को आपके पास आता है तब अध्यक्ष महोदय उस प्रस्ताव को माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजते हैं और माननीय राज्यपाल महोदय का जब अनुमोदन हो जाता है तब माननीय सदस्यों को उसके आमंत्रण की सूचना दी जाती है। तो अभी जो मानसून सत्र है वो 26 से 30 तक है, है ना, और इसमें 5 बैठकें होने वाली 5 बैठक जी। गंगराड़ साहब, जैसे आपने अभी बताया कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, हमने कई बार सुना है कि विधानसभा का विशेष सत्र भी आहूत किया जाता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? विशेष सत्र सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में ही विशेष सत्र कहा जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि जो 3 सत्र होते हैं ये तो बाकायदा ईयर मार्क्ड हैं, ये होते हैं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि किसी कार्य विशेष के लिए विशेष रूप से बैठना, उस विधानसभा को आहूत करना आवश्यक है, तब हम उसको विशेष सत्र कहते हैं, क्योंकि बाकी सत्रों को तो नाम दे दिए हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तो उसको विशेष सत्र कहते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में विगत में ही 2-3 विशेष सत्र हो चुके हैं। एक हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर चूँकि कार्यक्रम करना था विशेष रूप से, इसलिए वो सत्र केवल महात्मा गांधी जी को ही समर्पित था, वो एक विशेष सत्र था। इसके अलावा एक जो संविधान में संशोधन था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अवधि को में बढ़ाए जाने का, उसको जब वहाँ पर उसमें आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक रहता है, तो उसका जब प्रस्ताव केंद्र से आया था कि इसको अनुमोदित राज्यों विधानसभा से कराया जाना है, तो उसके संबंध में भी एक विशेष सत्र आहूत करके उस संशोधन विधेयक को विधानसभा से अनुमोदन कराया गया। इसके अलावा जीएसटी के संबंध में एक बार हुआ था। तो इस प्रकार जब कोई ऐसे सत्र होते जिसमें तत्काल विधानसभा की सहमति या उसके ऊपर चर्चा करना आवश्यक होता है, तब उसको हम विशेष सत्र कहते हैं। अच्छा सर, प्रचार प्रसार माध्यमों का जिस तरह से विकास हुआ, उसके बाद में लोगों को ये समझ में आया कि विधानसभा में किस तरह से कार्यवाही होती है, किस तरह से प्रश्नकाल होता है। बावजूद इसके एक आम आदमी अगर सजीव प्रसारण देखना चाहे, सजीव कार्यवाही देखना चाहे विधानसभा सत्र की, तो उसको क्या करना पड़ेगा? विधानसभा की कार्यवाही के प्रचार प्रसार के लिए पर्याप्त कार्यवाही की जाती है और अभी छत्तीसगढ़ में मैं कहना चाहूँगा कि 2005 से विधानसभा के प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग करते हुए उसको छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के माध्यम से रिकॉर्डेड कार्यवाही आम जनता के लिए प्रसारित की जाती है। और विगत कुछ 6-7 वर्षों से विधानसभा की कार्यवाही का, प्रश्नकाल की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है। और उसका रिकॉर्डेड प्रसारण भी उसी दिन शाम को 4:30 से 5:30 के बीच किया जाता है। जी, तो दर्शकों, आपने जाना कि दूरदर्शन छत्तीसगढ़ जो है वो आप लोगों तक विधानसभा की कार्यवाही को सजीव प्रसारण के माध्यम से पहुंचाता है। प्रश्नकाल आपको दिखाया जाता है। तो 26 से 30 तारीख तक जो मानसून सत्र होने वाला है, ये कार्यवाही भी आप अपने घर बैठे देख सकते हैं। गंगराड़े साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि गर्भगृह विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसकी क्या नियमावली है? और जहाँ तक हमने सुना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक ऐसा नियम है जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी सराहना की जाती है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। विधानसभा का गर्भगृह से आशय ये रहता है कि जो विधानसभा यू शेप में बनी रहती है और दोनों तरफ, तीनों तरफ सदस्यों के आसन ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसमें रहते हैं, तो जो बीच का हिस्सा रहता है वो वेल ऑफ द हाउस कहलाता है, कुआं तरह से जिसको हिंदी में कहा जाए, तो उसको गर्भगृह, मंदिर का जैसा जो मुख्य स्थान होता है वो गर्भगृह कहलाता है। तो उसी प्रकार जो स्थान सेंटर में होता है तो वो गर्भगृह कहलाता है। और गर्भगृह की चर्चा खासतौर से इसलिए होती है कि जब किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा होती है, बहस होती है विधानसभा में, उसके ऊपर चर्चा होती है, तो किसी बात से या जैसा कोई प्रश्न है या स्थगन ध्यानाकर्षण है या जो भी विषय चल रहा है, उससे यदि प्रतिपक्ष सहमत नहीं होता है तो वो अपना विरोध प्रदर्शन करने के स्वरूप में पहले तो अपने स्थान से ही उसका विरोध करते हैं आवाज़ के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, लेकिन फिर भी
जब उनको लगता है कि इसमें अधिक प्रतिरोध या विरोध करने की आवश्यकता होती है तो वो उसको विरोध स्वरूप गर्भगृह में आते हैं। तो उसको गर्भगृह में आना कहते हैं। और गर्भगृह में छत्तीसगढ़ विधानसभा में चूँकि बार बार ये जो प्रवृत्ति होती थी, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2001 से ही यह परंपरा चालू कर दी गई, जब से राज्य का गठन हुआ उसके बाद से ही, कि गर्भगृह में नहीं ना आए। इसलिए गर्भगृह में यदि कोई मेंबर आता है तो वो स्वयं निलंबित हो जाता है। जी। तो जब स्वयं निलंबित हो जाता है तो उसको हाउस की कार्रवाई से, सदन की कार्रवाई से बाहर जाना होता है। और वो फिर सदन की कार्रवाई से बाहर चले जाते हैं तो वो उनका निलंबित हो गए। निलंबित हो जाते हैं तो उसकी निलंबन की अवधि भी अध्यक्ष महोदय तय करते हैं। कि वो शाम तक के लिए या कार्रवाई स्थगित होने तक के लिए या आधे घंटे बाद उनको फिर से बुला लेते हैं, उनका निलंबन समाप्त हो जाता है। और ये जो हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो नियम है, इसकी वास्तव में मान्य देश भर में इसके संबंध में सराहना हुई है। जी। और लोकसभा अध्यक्ष भी समय समय पर जो भी आए हैं या उनको जो जानकारी में दिया गया है, तो वो इस नियम की उन्होंने बहुत सराहना की। और इस नियम के बनने के बाद से छत्तीसगढ़ विधानसभा में गर्भगृह में आने के प्रकरण कम हुए हैं। इससे गर्भगृह में आने के प्रकरण कम होने के कारण विधानसभा की कार्रवाई ज़्यादा अच्छे संचालित होती है। उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है, कार्रवाई में जो अवरोध उत्पन्न होता है, तो समय विधानसभा का व्यर्थ नहीं जाता है और विधानसभा की कार्रवाई बड़े अच्छे से स्मूथली संचालित होती है। तो गंगराड़े साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा विराम ले लेते हैं। दर्शकों, हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन में जो बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा विराम ले रहे हैं। हम अभी हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। दर्शकों, विराम के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम आपकी बातें में। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के बारे में, जो जन सामान्य से जुड़ा हुआ है। और एक बार फिर आपको दोहरा दूं कि ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। आप इस नंबर पर हमें सीधे कॉल करके हमारे कार्यक्रम के जो अतिथि हैं, मुख्य, आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री चंद्रशेखर गंगराड़े जी। गंगराड़े जी, एक बार फिर विराम के बाद हम अपनी चर्चा जारी करते हैं। अब मैं आता हूं इस बात पे कि प्रश्नकाल के बारे में लोगों को बहुत सारी जिज्ञासा रहती कि प्रश्नकाल कैसे होता है, क्या होता है, उस बारे में आप बताएं। देखिए, विधानसभा का जो कार्यवाही की जो शुरुआत होती है वो प्रश्नकाल से होती है। और प्रश्नकाल को विधानसभा के उसकी आत्मा कहा जाता है। विधानसभा की शुरुआत में प्रश्नकाल होता है और जो माननीय सदस्य हैं वो प्रश्नों के माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछते हैं और सरकार उसके लिए उनको उत्तर देती है। तो प्रश्नों के लिए 1 घंटा निर्धारित है। उस 1 घंटे में चर्चा के लिए 25 प्रश्न चयनित किए जाते हैं और उन 25 प्रश्नों में से क्रमानुसार लॉटरी निकलती है उसकी कि उन 25 प्रश्नों से किन प्रश्नों के ऊपर चर्चा होगी। तो वो उसके लिए एक लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी के माध्यम से उनका सीरियल तय होता है और उसके ऊपर संबंधित मेंबर प्रश्न पूछते हैं और उनका विधानसभा में मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर दिया जाता है। विधानसभा में, छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये परंपरा है कि जो प्रश्न उत्तर होते हैं, प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तो ये प्रश्नों के लिए भी जो एक अवधि निर्धारित होती है कि 21 दिन पूर्व कोई भी मेंबर प्रश्न की सूचना दे सकता है और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने के बाद सभी विधायकों को ये हम प्रश्न और उत्तर, लिखित प्रश्नोत्तरी
वितरित कर देते हैं और विधानसभा की वेबसाइट में भी उसको अपलोड कर देते हैं कि इससे कोई भी उसको देख सकता है कि विधानसभा में कल कौन से प्रश्न आने वाले हैं। अच्छा जी, बात प्रश्नकाल की चलिए तो एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा। एक आम व्यक्ति, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रश्न विधानसभा तक पहुँचाना है कि वो विधानसभा में उठे या उस पर कार्रवाई हो या उस पर बातचीत हो, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए, विधानसभा में कोई भी जो चर्चा होगी या कोई भी प्रश्न जो आएगा उसको विधानसभा में विधायक ही उठा सकते हैं। अच्छा। तो यदि किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि विधानसभा में ये प्रश्न उठना चाहिए तो उसको अपने क्षेत्र के विधायक को या जिस भी विधायक से वो संपर्क कर सकते हैं, उनको वो विषय संबंधित व्यक्ति जो है वो विधायक को उपलब्ध कराए और विधायक को यदि ऐसा लगता है कि इसके ऊपर विधानसभा में प्रश्न उठाना चाहिए तो वो उसकी सूचना विधानसभा में अपने देते हैं, क्योंकि प्रश्नों के लिए निर्धारित प्रपत्र होता है। अच्छा। उसी निर्धारित प्रपत्र में ही कोई प्रश्न की सूचना और दे सकता है और विधायक ही दे सकता है। तो यदि किसी को ऐसा प्रश्न उठाना, तो क्योंकि मेंबर्स भी जो हैं विधानसभा में, उनको भी जो जानकारी मिलती है, जो प्रश्न वो लोग विधानसभा में सूचना देते हैं, उनको जानकारी किसी से प्राप्ति होती है, उनको कोई देते हैं, उसके आधार पर वो प्रश्न में विधानसभा में उसकी सूचना देते हैं इस प्रकार। जी जी। गंगराड़े साहब, अब ये बताइए कि शून्यकाल, उसके बारे में भी जिज्ञासा होती है लोगों को कि शून्यकाल क्या है? शून्यकाल को इंग्लिश में सब बोलते हैं 0 आवर। तो विधानसभा की जो कार्रवाई होती है वो 2 भाग में होती है। पहला भाग होता है उसका प्रश्नकाल और दूसरा भाग होता है कि जो कार्यसूची हम उस दिन की जो जारी करते हैं, उस कार्यसूची का जो दूसरा बिजनेस होता है वो लिया जाता है। तो प्रश्नकाल में जैसा मैंने कहा था कि मेंबर प्रश्न पूछते हैं, मंत्री उसका उत्तर देते हैं। तो जब आपको उत्तर देना रहता है तो हर आदमी एक बहुत अलर्ट रहता है, मेंबर भी बहुत अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उनको मंत्री से प्रश्न पूछना है और मंत्री को भी ये नहीं पता है कि मेंबर क्या प्रश्न पूछेगा, तो उसको भी बहुत ज़्यादा अलर्ट और अवेयर रहना पड़ता है। तो जैसे ही प्रश्नकाल ख़त्म होता है तो सभी मेंबर भी थोड़ा रिलैक्स मूड में होते हैं और मंत्री भी रिलैक्स में होते हैं और उस जो संधि पीरियड होता है, जो प्रश्नकाल की कार्रवाई और कार्यसूची का जो दूसरा पार्ट होता है, उसका जो संधि पीरियड उसको हम कहते हैं, तो उसको हम शून्यकाल कहते हैं। क्योंकि शून्यकाल में कोई भी मेंबर अपनी बात कह सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई सूचना मेंबर को विधानसभा की जानकारी में लाना होता है, जैसे वो कोई घटना ऐसी घट जाती है या जो उन्होंने कोई सूचना दी हुई होती है विधानसभा में कि इस विषय के ऊपर चर्चा होना चाहिए, तो उसके ऊपर वो अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ऐसे जो 2-3 मिनट का जो समय रहता है उसको शून्यकाल कहते हैं। सर, आपने एक बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण बात बताई जिसको लेकर के जो हमारा एक संशय था वो भी दूर हुआ है। आपने कहा कि मंत्री जवाब देते हैं और उन्हें ये मालूम नहीं रहता कि कौन सा प्रश्न आने वाला है। हाँ। जबकि कई बार ये सुनने में आता है कि ये सब कुछ पता रहता है कि कौन सा प्रश्न है, आपको उसके लिए प्रिपेयर होकर के जाना है। तो क्या वाकई में इनको कुछ जानकारी नहीं जी हाँ, बिल्कुल। जो मैंने बताया ना कि 25 प्रश्नों पर चर्चा होना था, तो लिखित प्रश्न तो मेंबर को, मंत्री को पता होता है और उसका लिखित उत्तर भी मेंबर को मिल जाता है। जी जी। लेकिन उस लिखित उत्तर से जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उद्भूत होता है वो मंत्री को पता नहीं रहता है। तो अब उससे क्या प्रश्न उठता है और उसकी मंत्री की तैयारी है या नहीं, क्योंकि मंत्री को भी ये मालूम होना चाहिए कि जो मंत्री मेंबर यदि हाउस में कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता है तो उसका मंत्री को उत्तर समाधानकारक देना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मंत्री भी बहुत तैयारी से आते हैं कि कोई मतलब वहाँ पर तो प्रश्न पूछने के लिए उनको 3-4 प्रश्न ही पूछने की अनुमति रहती है, लेकिन क्या प्रश्न पूछेंगे ये पता नहीं रहता मंत्री को। तो वो उसकी बड़ी तैयारी करके आते हैं मंत्री और उसका इस पर जवाब देते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पता रहता कि मंत्री को कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेंबर क्या पूछेगा। तो जो प्रश्न का जो उत्तर होता है या प्रश्न की जो विषय वस्तु होती है उससे संबंधित सारी बातें मेंबर भी तैयारी से आते हैं और मंत्री भी तैयारी से आते हैं। तो उस समय मान लीजिए जो सप्लीमेंट्री आता है, क्वेश्चन आता है, उसका जवाब उस समय नहीं हो पाता है, तो उसके लिए अलग से समय दिया जाता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि यदि जब प्रश्न चर्चा में आता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका उत्तर समाधानकारक नहीं होता है, तो अध्यक्ष महोदय द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं दी गई जाती हैं कि उस प्रश्न को अगले दिन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा। और ऐसा भी होता है कि एक हमारे यहाँ नियम है आधे घंटे की चर्चा का। तो कोई प्रश्न से कोई उत्तर जो उद्भूत होता है उसका समाधानकारक उत्तर नहीं आ पाया है, तो उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय कई बार आधे घंटे की चर्चा भी अलाउ करते हैं और वो आधे घंटे की चर्चा होती है। नियम 52 के तहत उसको हम आधे घंटे की चर्चा बोलते हैं। तो ऐसा भी होता है कि यदि प्रश्न का समाधानकारक उत्तर नहीं दिया जाता है तो उसको आधे घंटे की चर्चा में भी लिया जाता है और प्रश्न को अगले दिन के लिए स्थगित भी किया जाता है। सर, अब आपसे एक महत्वपूर्ण बात ये भी जानना चाहूँगा, कोरोना काल अभी चल ही रहा है और उसके प्रोटोकॉल्स जो हैं उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है।
तो विधानसभा सत्र जो अभी 26 तारीख से शुरू हो रहा है हमारा मानसून सत्र, इसमें इस कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए क्या प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है? ये चूँकि विधानसभा के सत्र के दौरान और कोरोना काल में विधानसभा सत्र आयोजित करना निश्चित रूप से एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और विधानसभा में इतना स्पेस नहीं था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कर सकें। इसलिए हमने विधानसभा में हर 2 मेंबर के बीच में ग्लास के पार्टीशन किया, कांच की दीवार बनाई, उसके बाजू में भी और पीछे भी, जिससे कि कोई भी मेंबर एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहे। तो ये हमने ये पिछले बार जब कोरोना मार्च 2020 में जब आया था तो उसके बाद ही हमने अगले सत्र में ही जो आया था उसके पहले ही हमने ये ग्लास पार्टीशन कर लिया। और उसके अलावा हमने कोरोना के से संक्रमण से बचाव के लिए भी तमाम सुरक्षात्मक जो उपाय थे वो किए। और अभी भी हम इसीलिए कोरोना को देखते हुए आम नागरिकों को हम प्रवेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि और वो मेंबर्स जो हैं उनके साथ भी उनके केवल ड्राइवर को ही अनुमति है अंदर आने की। अच्छा। मंत्री के साथ भी केवल उनके ड्राइवर और एक पीए को अंदर आने की अनुमति है। और हमने अभी चूँकि अब तो काफ़ी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तब फिर भी क्योंकि वैक्सीनेशन इस समय कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है, तो अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए थे कि सभी विधायक कोरोना का वैक्सीन लगवा कर ही आएँ। तो मुझे बताते हुए भी खुशी है कि लगभग सारे 90 विधायकों ने, मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष सहित सभी ने कोरोना का प्रथम डोज भी लगा लिया है और कई लोगों ने सेकंड डोज भी लगवा लिया है। और विधानसभा का हमारा जो स्टाफ है वो भी 100% कोरोना से वैक्सीनेशन करा लिया है। कुछ लोगों का सेकंड डोज नहीं हुआ है तो वो भी निकट भविष्य में जब उनके अवधि आएगी उस अवधि के भीतर लगवा लेंगे। जी, तो दर्शकों, आपने ये महत्वपूर्ण बात जो जानी है इसको आप भी ध्यान रखिए कि कोरोना काल अभी जारी है और हमें कोरोना से बचने के जो एहतियाती उपाय हैं उनका पालन करना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज़र से या साबुन से साफ़ करते रहना है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कभी कभी हम सुनते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये शब्द आता है, ये क्या है, इसका क्या प्रावधान? ध्यानाकर्षण से आशा ये है कि एक हमारे नियमों में प्रावधान है कि प्रश्नकाल के बाद में या जो दूसरे विषय होते हैं, अविलंबनीय लोक महत्व का विषय, पब्लिक इम्पोर्टेंस का जो अर्जेंट नेचर का कोई यदि बिजनेस है जिसके संबंध में कोई विधायक शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि कहीं कोई अनियमितता है या कहीं कुछ गड़बड़ हुई है या कहीं कोई समस्या है, तो उसके संबंध में वो ध्यानाकर्षण सूचना विधानसभा में देते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना यदि ग्राह्य हो जाती है तो उसको विधानसभा में लिया जाता है। एक दिन में इस प्रकार के नियमों के अंतर्गत 2 ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाती हैं। अच्छा। लेकिन कई बार अध्यक्ष महोदय उस नियम को शिथिल करते हुए अधिक सूचनाएं भी ले लेते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बात और आपसे चलते चलते जाना चाहूँगा, लगभग हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ हैं। कई बार अचानक विधानसभा सत्र का अवसान हो जाता है, उसे समाप्त कर दी, तो ये किन परिस्थितियों में किया जाता है और इसका अधिकार किसको? जैसे मैंने पहले बताया कि सत्र की अवधि का निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है और सामान्य तौर पर जो सत्र आहूत होता है वो शासकीय कार्यों के संपादन के लिए, निष्पादन के लिए ही होता है। जी। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति होती है कि शासन का जो शासकीय कार्य जो होता है वो पूर्ण हो जाता है, तो उसमें फिर अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की सहमति से, नेता प्रतिपक्ष की सहमति से सत्र को समय पूर्व भी स्थगित कर सकते हैं। उसमें ऐसा प्रावधान है कि यदि कार्य नहीं है कुछ भी विधानसभा के समक्ष तो उसके पहले विधानसभा को इस अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। अच्छा, और विशेष सत्र वाली बात भी हमने आपसे जानी है और मैं समझता हूँ कि विधानसभा के संचालन से जुड़ी हुई जो जिज्ञासाएँ एक आम आदमी में होती हैं उन जिज्ञासाओं के अनुरूप आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज यहाँ पर आकर दी। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से ये अपेक्षा करूंगा कि विधानसभा जो होती है बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। यहाँ पर जनता से जुड़े हुए विषय उठाए जाते हैं, तो वहाँ उनके जनप्रतिनिधि जिनको वो यहाँ विधानसभा में निर्वाचित करके भेजते हैं, उन जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि वो विधानसभा में जनता से जुड़े हुए विषय उठाएं। तो उनको विधानसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष रूप से जरूर अवलोकन करना चाहिए जी। क्योंकि अब तो सूचना प्रसारण के इतने माध्यम हैं, दूरदर्शन से कार्यवाही प्रसारित होती है, उसको देख सकते हैं। कई बार जब बजट सत्र होता है और राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो उसका भी विशेष प्रसारण दूरदर्शन पे होता है। तो इनको सबको विधानसभा की कार्यवाही का तो अवलोकन करना ही चाहिए और हमारी विधानसभा की वेबसाइट को भी देखना चाहिए कि जो उसमें क्वेश्चन उन क्षेत्र के विधायक ने यदि उसके लिए उन क्षेत्र के विकास के संबंध में कोई क्वेश्चन पूछे हैं
या नहीं उसकी पूछे जानकारी हैं। रखें। विधानसभा की कार्रवाई को भी देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र के विधायक ने विधानसभा में क्या विषय उठाएं जिससे उन क्षेत्र का विकास हो। तो जनता को, जब तक जनता को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं रहेगी तो वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक पहल कर सकती है। जी, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा चंद्रशेखर गंगराड़े जी, आपका तहे दिल से आभार। धन्यवाद। आपने यहाँ आकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ बांटी। और दर्शकों, आपसे चलते चलते यही कहेंगे कि आगामी 26 तारीख से जो है मानसून सत्र शुरू हो रहा है। जैसा गंगराड़े साहब ने कहा, इसकी कार्यवाही को देखिए। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप तक इसका प्रश्नकाल रोज़ाना पहुंचाता है। उसे देखिए, समझिए और अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि भी कीजिए। और आपसे लेते हैं इजाज़त इस वादे के साथ कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे करेंगे आपकी बात। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें।